हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी को नमस्कार, सभी का वेलकम इस क्लास में। यू ऑल आर वेलकम टू दिस क्लास। लाइव क्लास में जितने स्टूडेंट्स ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके हैं, क्विकली वो कंफर्म कर देंगे। आपका ऑडियो वीडियो आपको एक्सेसिबल है। प्लीज कंफर्म योर ऑडियो वीडियो इज ओके। सो मैं वेट कर रहा हूँ आपके कंफर्मेशन का। क्विकली कंफर्म कर देंगे आपका ऑडियो वीडियो एक्सेसिबल है। सो कर दीजिए क्विकली कंफर्म। यस, कम ऑन, मैं वेट कर रहा हूं आपके कंफर्मेशन का। तो चलें शुरू करें आज का डिस्कशन। सो डिस्कशन हमारा रहेगा रोल विद इन बैंकिंग ऑपरेशंस। तो ये हमारा चैप्टर नंबर 2 है, मॉड्यूल ए है। तो यहाँ पे हम कंटिन्यू कर रहे हैं फ्रॉम द प्रीवियस सेशन। तो प्रीवियस सेशन के अंदर हमने डिफरेंट अप्रोचेस को देखा था और यहाँ पे हम बिजनेस मॉडल्स को देखेंगे। Banks structure their retail banking models based on positioning objectives। तो बैंक्स उनका जो रिटेल बैंकिंग का बिजनेस स्ट्रक्चर है, बैंक स्ट्रक्चर है, वो किसके बेसिस के ऊपर उसका करते हैं? तो वो बेस्ड होता है ऑन पोजिशनिंग ऑब्जेक्टिव्स। वो अपने आप को कहाँ पोजीशन करना चाहते हैं, कहाँ रखना चाहते हैं। तो इसके ऊपर बेस करके वो अपना जो रिटेल बैंकिंग मॉडल है उसका स्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं। स्ट्रेटेजीज डिफर अमंग्स बैंक्स डिपेंडिंग अपॉन इंपॉर्टेंस प्लेस्ड ऑन बिजनेस मॉडल। उनकी जो स्ट्रेटेजी है बैंकों की वो अलग अलग रहती हैं, वो डिफर करती हैं। और वो किसके बेसिस के ऊपर डिफर करती हैं? इंपॉर्टेंस प्लेस्ड ऑन बिजनेस मॉडल। सो जो बिजनेस मॉडल वो अडॉप्ट कर रहे हैं उसको वो कितना इंपॉर्टेंट मानते हैं फॉर अचीविंग देयर ऑब्जेक्टिव्स। ओल्ड जनरेशन प्राइवेट सेक्टर बैंकों को अगर हम लेते हैं तो दे हैव ए क्लियर पोजीशनिंग प्लेटफॉर्म अलाइंड विद देयर ओवरऑल बिजनेस प्लान, साइज एंड स्केल। तो अगर हम ओल्ड जनरेशन प्राइवेट सेक्टर बैंकों को लेते हैं, जैसे कर्नाटका बैंक है, देन वी हैव तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक। तो इनके केसेस में ये जो पोजीशनिंग करते हैं, ये ओवरऑल बिजनेस प्लान के अंदर अपनी पोजीशनिंग करते हैं। सो जिसमें ओवरऑल बिजनेस प्लान और इनका साइज ऑफ ऑपरेशन क्या है और इनका स्केल ऑफ ऑपरेशंस क्या है, तो इसके साथ वो अलाइन करते हैं। अगर हम बात करें न्यू जनरेशन प्राइवेट सेक्टर बैंकों की, so they have a clear vision for their positioning platform aiming to be at top across all classes of banks। तो इनका फोकस क्या रहता है कि इनको सभी बैंक क्लासेस के अंदर टॉप पे रहना है। तो ओल्ड प्राइवेट सेक्टर बैंक्स उस प्रकार से नहीं सोचते, लेकिन न्यू प्राइवेट जनरेशन बैंक्स तो ये ऐसा सोचते हैं कि इनको टॉप पे रहना है अक्रॉस ऑल क्लासेस ऑफ बैंक्स, यानी सभी बैंकों से आगे इनको रहना है। तो ये इनका बिजनेस विजन है। दे यूटिलाइज टेक्नोलॉजी। तो टॉप पे रहने के लिए वो क्या करते हैं? वो टेक्नोलॉजी को यूज करते हैं। उन्होंने जो अपनी फंक्शनिंग शुरू की इन 1990s, तो दे स्टार्टेड विद टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट, टेक्नोलॉजी एडवांटेज। तो स्ट्रेटेजीज को यूटिलाइज करते हैं, वो कस्टमर बेस को यूटिलाइज करते हैं, बिजनेस इनिशिएटिव्स को वो यूटिलाइज करते हैं और वो अग्रेसिव पोजीशनिंग करते हैं टू अचीव देयर ऑब्जेक्टिव्स। मीन्स जितना वो बिजनेस करते हैं वो बहुत अग्रेसिवली करते हैं। तो अपने आप को एग्रेसिवली पोजीशन करते हैं टॉप के ऊपर रहने के लिए। अगर हम बात करें फॉरेन बैंकों की, सो फॉरेन बैंक्स प्रायोरिटाइज बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स रादर देन पोजीशनिंग ऑब्जेक्टिव्स। तो फॉरेन बैंक पोजीशनिंग को नहीं देखते हैं, वो ये देखते हैं कि हम प्रॉफिट कितना अर्न कर सकते हैं। सो उनका क्लियर बिजनेस ऑब्जेक्टिव होता है कि हम यहाँ प्रॉफिट कमाने आए हैं
तो हमारी प्रायोरिटी प्रॉफिट है और अकॉर्डिंगली वो पोजीशनिंग की ओर ध्यान नहीं देते कि हमें टॉप पे रहना है या कहाँ रहना है. सो दे prioritize their business objectives rather than positioning objectives. अगर हम बात कर रहे हैं, यस, दे फोकस ऑन कस्टमर सेटिस्फैक्शन, बिजनेस ग्रोथ एंड प्रॉफिट टारगेट. उनका फोकस किसके ऊपर रहता है? हमने कस्टमर को सेटिस्फाई करना है, क्रॉस सेलिंग करनी है, ज़्यादा से ज़्यादा पर कस्टमर प्रॉफिट हमें करना है, ज़्यादा से ज़्यादा हमारा जो बिजनेस ग्रोथ है वो कस्टमर सेटिस्फैक्शन के ऊपर बेस्ड हो और हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर पाए. तो उनका बहुत क्लियर फोकस है. इफ ए पर्टिकुलर सेगमेंट और ओवरऑल मॉडल इज नॉट प्रॉफिटेबल, अगर उनको लगता है कि एक पर्टिकुलर सेगमेंट यानी कस्टमर का सेगमेंट या उनका जो ओवरऑल मॉडल है वो प्रॉफिटेबल नहीं है, तो फिर वो क्या करते हैं? सो दे चूज टू एग्जिट दैट सेगमेंट. तो उस पर्टिकुलर सेगमेंट को वो छोड़ देते हैं, उसमें बिजनेस बंद कर देते हैं, वो बिजनेस किसी और बैंक को बेच देते हैं, या कई बार वो पूरे का पूरा रिटेल बैंकिंग को ही वो वाइंड अप कर देते हैं. यानी रिटेल बैंकिंग में वो सेगमेंट को भी वाइंड अप कर देते हैं और ज़रूरत पड़े तो पूरे रिटेल बैंकिंग स्पेस को वो वाइंड अप कर देते हैं, अगर उनको लगता है कि उनका जो मॉडल है वो प्रॉफिटेबल मॉडल नहीं है. तो यहाँ पे अगर हम ब्रॉडली देखें, उनका पूरा फोकस प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर है. BNP Paribas and American Express Bank are example of foreign banks which exited unprofitable segment. तो ये दो बैंक ऐसे हैं, और भी कई एग्जाम्पल आपको मिल जाएंगे इंक्लूडिंग फॉर सिटी बैंक, तो जिन्होंने अपना अनप्रॉफिटेबल जो सेगमेंट था बिजनेस का उसमें से वो बाहर निकल गए, सो दे एग्जिटेड. सिटी बैंक रिसेंटली क्विट इट्स रिटेल बिजनेस इन इंडिया एज पार्ट ऑफ ग्लोबल स्ट्रेटेजी. सो रिसेंट टाइम्स में जो लास्ट एग्जाम्पल है, लेटेस्ट एग्जाम्पल है, वो है सिटी बैंक की. सो सिटी बैंक ने अपने रिटेल बिजनेस को एक्सिस बैंक को परहैप्स बेचा, क्योंकि वो उनका स्ट्रेटेजी था एक ग्लोबल स्ट्रेटेजी के तौर के ऊपर. सो द रिटेल बिजनेस ऑपरेशन इंडिया वर अक्वायर्ड बाय एक्सिस बैंक. तो उनकी जो रिटेल बिजनेस ऑपरेशन थी उनको परचेज कर लिया एक्सिस बैंक ने. तो जो फॉरेन बैंक्स है उनका क्लियर फोकस हमने देख लिया कि वो क्लियर फोकस किसके ऊपर रहता है. नो, अब हम बात करेंगे इम्प्लीमेंटेशन मॉडल्स. बैंक्स अडॉप्ट डिफरेंट मॉडल्स फॉर इम्प्लीमेंटिंग देयर रिटेल बैंकिंग इनिशिएटिव्स. सो जो उनकी रिटेल बैंकिंग की एक्टिविटीज़ हैं उनके लिए बैंक्स डिफरेंट मॉडल्स को अडॉप्ट करते हैं. जो मोस्ट कॉमन स्ट्रेटेजीज हैं वो चार तरह की स्ट्रेटेजीज हैं. एक स्ट्रेटेजी है एंड टू एंड आउटसोर्सिंग. दूसरी स्ट्रेटेजी है प्रीडोमिनेंट आउटसोर्सिंग. तीसरी स्ट्रेटेजी है पार्शियल आउटसोर्सिंग. और चौथी स्ट्रेटेजी है इन हाउस सोर्सिंग. यानी यहाँ पे दो एक्सट्रीम्स आ गए. एक है आउटसोर्सिंग और एक है इन हाउस सोर्सिंग. सो दोनों के बीच में एक कैटेगरी बन गई पूरे का पूरा आउटसोर्सिंग, एक कैटेगरी बन गई पूरे का पूरा इन हाउस. एक कैटेगरी है जिसमें प्रीडोमिनेंटली आउटसोर्सिंग रहेगा और थर्ड में पार्शियल आउटसोर्सिंग रहेगा और चौथा ऑलरेडी हम नोट कर चुके हैं इन हाउस सोर्सिंग रहेगा. और इन मॉडल्स का जो अडॉप्शन है वो किसके बेसिस के ऊपर रहेगा? अडॉप्शन ऑफ मॉडल डिपेंड्स अपॉन प्रोडक्ट रेंज क्या है, प्रोसेस रिक्वायरमेंट क्या है उन प्रोडक्ट्स को डेवलप उनको डिलीवर करने की,
उनकी टेक्नोलॉजी प्रिपेयर्डनेस कितनी है, उनकी डिलीवरी कैपेबिलिटीज इंक्लूडिंग ह्यूमन रिसोर्सेज कैसी हैं, और रेगुलेटरी प्रेस्क्रिप्शंस क्या क्या हैं। तो मॉडल कौन सा अडॉप्ट किया जाएगा, इसके लिए हमारे पास 5 डिफरेंट फैक्टर्स हैं। सो कौन कौन से ये फैक्टर्स हैं? प्रोडक्ट रेंज, प्रोसेस रिक्वायरमेंट, टेक्नोलॉजी प्रिपेयर्डनेस, डिलीवरी कैपेबिलिटीज इंक्लूडिंग ह्यूमन रिसोर्सेज, एंड जो रेगुलेटर हैं, गवर्नमेंट है या रिजर्व बैंक है, तो उनकी प्रेस्क्रिप्शंस, उनके रूल्स क्या क्या हैं। तो इसके बेसिस के ऊपर ये मॉडल अडॉप्ट हो। सो प्रोडक्ट रेंज यहाँ पे आ जाएगा, वो लाइबिलिटी प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करते हैं या एसेट प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करते हैं रिटेल बैंकिंग के अंदर। फिर लाइबिलिटी प्रोडक्ट्स के अंदर कौन कौन सी प्रोडक्ट्स हैं, और एसेट प्रोडक्ट के अंदर वो कौन कौन सी सब प्रोडक्ट्स है, और उनकी प्रोसेस रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, उन प्रोडक्ट्स को डेवलप करना और डिलीवरी तक लेके जाना, और वो टेक्नोलॉजी वाइज कितना प्रिपेयर्ड हैं, क्या वो सिर्फ ब्रांच बैंकिंग कर रहे हैं या वो इंटरनेट बैंकिंग कर रहे हैं, मोबाइल बैंकिंग कर रहे हैं, एटीएम्स प्रोवाइड कर रहे हैं, तो उनकी टेक्नोलॉजी प्रिपेयर्डनेस कितनी है। फिर उनकी डिलीवरी कैपेबिलिटीज इंक्लूडिंग ह्यूमन रिसोर्सेज वो किस प्रकार की हैं। तो ये सभी फैक्टर्स को दे टेक इनटू अकाउंट। पब्लिक सेक्टर बैंक्स, सो मोस्ट ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक्स यूज ओनली इन हाउस रिसोर्सेज फॉर रिटेल बैंकिंग। तो इन 4 एक्सट्रीम्स में अगर हम देखें, तो अब हम बात करें पब्लिक सेक्टर बैंकों की, तो वो अडॉप्ट करते हैं इन हाउस मॉडल को, यानी वो आउटसोर्सिंग नहीं करते फॉर द पर्पज ऑफ रिटेल बैंकिंग। फॉर एक्टिविटीज लाइक एटीएम्स, क्रेडिट कार्ड्स, डेबिट कार्ड, उसका जो इशू पार्ट है वो आउटसोर्स कर देते हैं। सो रिटेल बैंकिंग में जो एटीएम्स हैं, डेबिट या क्रेडिट कार्ड है, उनका जो केवल इशू पार्ट है तो वो आउटसोर्स कर देते हैं, बाकी एस्पेक्ट को वो इन हाउस रखते हैं। रेगुलेटरी प्रेस्क्रिप्शन इज मेजर डेट्रीमेंट ऑफ आउटसोर्सिंग। सो आउटसोर्सिंग के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस को इशू किया है। तो उन स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस को फॉलो करना एक डेट्रीमेंट के तौर के ऊपर काम करता है, यानी उसमें उस प्रकार से इंडिपेंडेंस नहीं है। सो देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ रिस्ट्रिक्शंस। तो आउटसोर्सिंग में वो एक डेट्रीमेंट के तौर के ऊपर काम करता है। अगर हम बात करते हैं ओल्ड प्राइवेट सेक्टर बैंकों की, सो इन दीज बैंक्स द एक्टिविटीज आर कैरिड आउट थ्रू इन हाउस रिसोर्सेज ओनली। तो इनके यहाँ भी जो एक्टिविटीज की जाती हैं ये ब्रॉडली पब्लिक सेक्टर बैंकों के मॉडल को फॉलो करते हैं। तो इनके यहाँ भी इन हाउस रिसोर्सेज को यूज किया जाता है फॉर रिटेल बैंकिंग एक्टिविटीज। Now, new private sector banks. In these banks, the model is a balanced mix of outsourcing in-house and to some extent outsourcing. तो यहाँ पे इनका जो मॉडल है वो एक मिक्स्ड मॉडल है, जिसमें इन हाउस भी है और आउटसोर्सिंग भी है, यानी दोनों को ये मिक्स करते हैं। अगर हम बात करते हैं फॉरेन बैंकों की, in these banks, the implementation model is mostly outsourced based on business model. तो इनके यहाँ आउटसोर्सिंग के ऊपर ज़्यादा फोकस है, यानी आउटसोर्सिंग ये ज़्यादा करते हैं अपनी एक्टिविटीज़ को कंडक्ट करने के लिए। तो ब्रॉडली हमारे पास पब्लिक सेक्टर बैंक्स एंड ओल्ड प्राइवेट सेक्टर बैंक, इनका फोकस रहता है इन हाउस के ऊपर। फॉरेन बैंक्स चले जाते हैं मोर और लेस आउटसोर्सिंग के ऊपर, जबकि जो न्यू प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हैं ये कुछ हद तक इन हाउस और कुछ हद तक आउटसोर्सिंग, इसके बेसिस के ऊपर अपने बिजनेस को ये कंडक्ट करते हैं। तो आई होप यहाँ तक हर चीज़ को हम अच्छे से अंडरस्टैंड कर चुके होंगे, एंड एट द सेम टाइम हम हैंड रिटन नोट्स भी प्रिपेयर कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, अगर आप हैंड रिटन नोट्स प्रिपेयर नहीं कर रहे
उस केस में आप समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मिस कर रहे हैं, बिकॉज हैंड रिटन नोट्स का इंपॉर्टेंस क्या है? पहला इंपॉर्टेंस है, जब आप हैंड रिटन नोट्स बना रहे होते हैं तो माइंड एप्लीकेशन होता है, उससे जो आपका कॉन्सेप्ट है उसकी बेटर अंडरस्टैंडिंग आती है। और फिर रिवीजन जब आपने करना है तो आपके लिए ये रेडीमेड नोट्स अवेलेबल रहते हैं, क्योंकि आपका कॉन्सेप्ट अच्छा हो चुका होता है। तो जब आप पेपर के अंदर एग्ज़ाम दे रहे होते हैं तो वहाँ आप इन को ईजिली रिकॉल कर लेते हैं, आपको याद आ जाता है क्विकली कि ये इसमें फैक्ट है। तो अगर इतने सारे एडवांटेज हैं तो आपको हैंड रिटन नोट्स ज़रूर प्रिपेयर करने चाहिए। So in some foreign banks, front and back end operations are outsourced. In some other banks, back end operations are outsourced and front end operations are done through captive resources. तो फॉरेन बैंकों में जो मेनली उनका रहता है आउटसोर्सिंग के, लेकिन कुछ एक्टिविटीज़ को वो आउटसोर्स भी कर लेते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अब इससे रिलेटेड जो हमारे क्वेश्चंस हैं तो देखें क्या क्या क्वेश्चंस बनते हैं। व्हाट इज प्राइमरी फैक्टर विच इन्फ्लुएंसेस स्ट्रक्चरिंग ऑफ रिटेल बैंकिंग मॉडल्स फॉर ओल्ड जनरेशन प्राइवेट बैंक? जो ओल्ड जनरेशन प्राइवेट बैंक है उनको यहाँ जो वो स्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं रिटेल बैंकिंग मॉडल, तो उसमें प्राइमरी फैक्टर क्या रहता है? टेक्नोलॉजी यूटिलाइजेशन, business growth and profit targets, clear positioning platform या aggressive customer initiative? तो प्राइमरी फैक्टर कौन सा उनके स्ट्रक्चर को इन्फ्लुएंस करता है, इनमें से वो कौन सा फैक्टर है आउट ऑफ दीज 4 फैक्टर्स? सो क्वेश्चन नंबर 1 के लिए क्या आंसर बनता है? सो आंसर बनता है उनका क्लियर पोजिशनिंग प्लेटफॉर्म, और इसको वो अलाइन कर लेते हैं अपने बिजनेस साइज के साथ, स्केल के साथ, एटसेट्रा। तो क्वेश्चन नंबर 1 के लिए हमारा आंसर है क्लियर पोजिशनिंग प्लेटफॉर्म विच इज अलाइंड विद देयर बिजनेस साइज, उनकी बिजनेस ऑपरेशंस के साथ। व्हाट इज मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ न्यू जनरेशन प्राइवेट बैंक्स कंसर्निंग देयर पोजिशनिंग प्लेटफॉर्म? अगर हम बात करते हैं न्यू जनरेशन प्राइवेट बैंकों की, तो उनका मेन ऑब्जेक्टिव पोजीशनिंग प्लेटफॉर्म को लेकर के क्या है? कस्टमर सेटिस्फैक्शन, बिजनेस ग्रोथ एंड प्रॉफिट टारगेट, बीइंग एट टॉप अक्रॉस ऑल क्लास ऑफ बैंक एंड एग्जिस्टिंग अनप्रॉफिटेबल सेगमेंट। तो इनमें से कौन सी ऑप्शन आपको लगती है मोर अप्रोप्रिएट इस क्वेश्चन के लिए? Question number 2. So what is our answer for question number 2? Question number 2 के लिए हमारा आंसर क्या बनता है? Main objective of new generation private banks concerning their positioning platform. तो ये बैंक अपने आप को टॉप के ऊपर रखना चाहते हैं अक्रॉस ऑल क्लासेस ऑफ बैंक्स। तो इनका पोजीशनिंग के ऊपर एकदम फोकस है। क्वेश्चन 3. What distinguishes strategies of foreign banks from those of new generation private banks in retail banking? अगर हम न्यू जनरेशन प्राइवेट बैंक्स और फॉरेन बैंकों दोनों को कंपेयर करें तो रिटेल बैंकिंग में इनको क्या डिस्टिंग्विश करता है इन टर्म्स ऑफ द स्ट्रेटेजी? क्लियर पोजीशनिंग प्लेटफॉर्म, टेक्नोलॉजी यूटिलाइजेशन, prioritization of business objectives over positioning objectives और aggressive customer initiative। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर क्या बनता है? तो व्हाट इज आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 3?
सो क्वेश्चन नंबर 3 के लिए आंसर बनता है प्रायोरिटाइजेशन। जो फॉरेन बैंक्स हैं, पोजीशनिंग को लेकर के उनके माइंड में कोई डाउट नहीं। दे डू नॉट गिव एनी प्रेफरेंस टू पोजीशनिंग ऑब्जेक्टिव्स, रादर दे गिव प्रेफरेंस टू बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स। लेकिन जो न्यू जनरेशन प्राइवेट बैंक्स हैं, तो उनके लिए पोजीशनिंग भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। व्हाट डू फॉरेन बैंक्स फोकस ऑन टू ड्राइव देयर स्ट्रेटेजी इन रिटेल बैंकिंग? सो जो फॉरेन बैंक हैं वो किसके ऊपर फोकस करते हैं ताकि वो रिटेल बैंकिंग को इम्प्रूव कर सकें? बिजनेस ग्रोथ एंड प्रॉफिट टारगेट्स, टेक्नोलॉजी यूटिलाइजेशन, अग्रेसिव कस्टमर इनिशिएटिव, क्लियर पोजीशनिंग प्लेटफॉर्म। सो यहाँ पे हमने बात करनी है फॉरेन बैंकों के फोकस की टू ड्राइव देयर स्ट्रेटेजी इन रिटेल बैंकिंग। क्वेश्चन नंबर 4। So what is answer for question number 4? तो क्वेश्चन नंबर 4 के लिए आंसर है बिजनेस ग्रोथ एंड प्रॉफिट टारगेट। तो फॉरेन बैंकों का फोकस बहुत क्लियर है कि इंडियन ऑपरेशन से उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करने हैं और उसके लिए उनको बिजनेस ग्रो करना है। फ्रेंड्स, इससे पहले कि हम अगले पार्ट के ऊपर मूव करें, दिस इज इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन फॉर यू। फ्री लाइव क्लास जो इस समय आप वॉच कर रहे हैं, इज इट एनफ टू पास दिस एग्जाम? नो, इट इज नॉट एनफ, बिकॉज इसमें हम पूरे सिलेबस को कवर नहीं कर पाते, जबकि पेपर में पास होने के लिए हमें पूरे सिलेबस को कवर करने की रिक्वायरमेंट रहती है। लेकिन ये क्लास बहुत यूजफुल है आपके स्कोर को बेटर करने के लिए, यानी उन केसेस में जहां आप कुछ मार्क्स से फेल हो जाते हैं अपनी प्रिपरेशन के बेसिस के ऊपर, तो ये क्लास आपको बहुत यूजफुल रहती है। तो इस क्लास को ऑलवेज अटेंड करें एंड प्रेफरेबली लाइव अटेंड करें। एंड अगर आप स्टडी कर रहे हैं IIBF की बुक्स से और अगर आपको लगता है कि आप बहुत कुछ उससे अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे या आपको ये नहीं पता चल पाता कि उसमें से क्या आप करें और क्या आप उसमें से ना करें, तो उस पर्पज़ के लिए व्हाट यू शुड डू, तो आपको हमारे बेस्ट क्वालिटी वेरी लो प्राइस्ड वीडियो लेसन्स को यूज़ करना चाहिए, जिसमें चैप्टर वाइज समराइज करके ऑलमोस्ट हर तरह का एस्पेक्ट हम कवर उनके अंदर करते हैं, कोशिश ये रहती है। और उसके साथ साथ क्वेश्चन बैंक को यूज़ करें, जिसमें चैप्टर वाइज मॉड्यूल वाइज क्वेश्चंस होते हैं प्रैक्टिस के लिए। और ये CIB JIB प्रमोशन एग्जाम सभी के लिए अवेलेबल है हमारी ऐप के अंदर। तो अगर आप हमारे वीडियो लेसन को या हमारे क्वेश्चन बैंक को अभी तक यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो दिस इज़ द टाइम व्हेन यू शुड टेक केयर ऑफ, तो उसको यूज़ करिए और इनका बेनिफिट लीजिए। चलिए अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। What might foreign banks do if particular segment for their retail banking business model is not profitable? तो जो फॉरेन बैंक्स हैं वो क्या करते हैं, अगर उनको लगता है कि कोई पर्टिकुलर सेगमेंट या उनका ओवरऑल रिटेल बैंकिंग मॉडल काम नहीं कर रहा प्रॉफिट पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उस केस में वो क्या करते हैं? फोकस ऑन टेक्नोलॉजी यूटिलाइजेशन, acquire other banks, exit that segment or entire retail banking business, या increase their customer initiative। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन आपको लगता है दैट इज करेक्ट वन? क्वेश्चन नंबर 5 के लिए सो व्हाट इज द आंसर क्वेश्चन नंबर 5 के लिए? सो क्वेश्चन 5 के लिए वो उस सेगमेंट को या पूरे रिटेल बैंकिंग बिजनेस को वो एग्जिट कर जाते हैं, किसी और को सेल कर देते हैं। Which of the following banks recently quit as a retail business in India as part of its global strategy? कौन सा वो बैंक है जिसने रिसेंट टाइम्स में अपने रिटेल बिजनेस को क्विट किया एज पार्ट ऑफ इट्स ग्लोबल स्ट्रेटेजी? BNP पारिबस, एक्सिस बैंक, अमेरिकन एक्सप्रेस या सिटी बैंक? तो यस, इट वाज सिटी बैंक जिसने अपने रिटेल बिजनेस को बेच दिया एक्सिस बैंक को।
What happened to Citibank retail business operation in India after it quit the market? Acquired by Axis, acquired by American Express, acquired by BNP Paribas या acquired by New Generation Private Bank? तो इसका आंसर ऑलरेडी क्वेश्चन नंबर 6 में हम देख चुके हैं, तो आंसर हियर इज एक्सिस बैंक. What does the retail banking model of old generation private banks align with? जो ओल्ड जनरेशन प्राइवेट बैंक्स हैं उनका जो रिटेल बिजनेस मॉडल है वो किसके साथ अलाइंड रहता है? टेक्नोलॉजी, स्ट्रेटेजी, बिजनेस इनिशिएटिव, कस्टमर सेटिस्फैक्शन, बिजनेस ग्रोथ, ओवरऑल बिजनेस प्लान, साइज एंड स्केल, पोजीशनिंग ऑब्जेक्टिव्स एंड अग्रेसिव कस्टमर इनिशिएटिव. तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं ओल्ड जनरेशन प्राइवेट बैंक्स की, तो वो अपने रिटेल बिजनेस मॉडल को इनमें से किसके साथ अलाइन करते हैं? सो क्वेश्चन नंबर 8, तो वो किसके साथ अलाइन करते हैं, इस क्वेश्चन का आंसर हमें प्रोवाइड करना है. So they align with the overall business plan, size and scale in case of old generation private sector banks. Question number 9. What do new generation banks prioritize in their positioning platform to achieve their objectives? जो न्यू जनरेशन प्राइवेट बैंक्स हैं वो प्रायोरिटाइज करते हैं पोजीशनिंग प्लेटफॉर्म को टू अचीव देयर ऑब्जेक्टिव्स. तो उसके लिए वो क्या करते हैं? अग्रेसिव कस्टमर इनिशिएटिव्स, क्लियर पोजीशनिंग प्लेटफॉर्म, टेक्नोलॉजी यूटिलाइजेशन या बिजनेस ग्रोथ एंड प्रॉफिट टारगेट्स. तो व्हाट डू न्यू जनरेशन प्राइवेट बैंक्स प्रायोरिटाइज, वो किसको प्रायोरिटाइज करते हैं इन देयर पोजीशनिंग प्लेटफॉर्म टू अचीव देयर ऑब्जेक्टिव? क्वेश्चन नंबर 9. सो क्या आंसर बनता है क्वेश्चन नंबर 9 के लिए? सभी ऑप्शन को केयरफुली रीड करिए और फिर आंसर को प्रोवाइड करें. सो इन देयर केस वो क्लियर पोजीशनिंग प्लेटफॉर्म को याद रखते हैं. विच बैंक्स एग्जिटेड अनप्रॉफिटेबल सेगमेंट इन रिटेल बैंकिंग? तो ये तो हम आंसर दे सकते हैं. Which banks exited unprofitable segment in retail banking? New generation banks, old generation banks, foreign bank या specifically American Express and Axis Bank? तो हमारा आंसर यहाँ पे बनेगा foreign banks. What is main focus of foreign banks strategy in retail banking? रिटेल बैंकिंग में जो फॉरेन बैंकों का है स्ट्रेटेजी, उसमें मेन फोकस किसके ऊपर रहता है? टेक्नोलॉजी यूटिलाइजेशन के ऊपर, कस्टमर सेटिस्फैक्शन के ऊपर, क्लियर पोजीशनिंग प्लेटफॉर्म के ऊपर या बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स एंड प्रॉफिटेबल टारगेट्स के ऊपर? सो उनका फोकस कहां पे रहता है? सो उनका फोकस रहता है बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स एंड प्रॉफिट टारगेट से. सो जो भी हो प्रॉफिट हमें कमाना है तो इसके ऊपर वो फोकस्ड रहते हैं. Which foreign banks are mentioned as example of those that exited unprofitable segment? तो किन बैंकों की एग्जाम्पल हैं फॉरेन बैंकों में जिन्होंने अनप्रॉफिटेबल बिजनेस सेगमेंट को एग्जिट किया? BNP Paribas एंड एक्सिस बैंक, अमेरिकन एक्सप्रेस एंड सिटी बैंक, एक्सिस बैंक एंड सिटी बैंक या BNP Paribas एंड अमेरिकन एक्सप्रेस बैंक? तो जिन्होंने एग्जिट किया अनप्रॉफिटेबल सेगमेंट को. क्वेश्चन नंबर 12 एंड लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे. सो यहां पे हमारा आंसर बनता है डी, क्योंकि सिटी बैंक ने एज पार्ट ऑफ ग्लोबल स्ट्रेटेजी उसको एग्जिट किया, जबकि अनप्रॉफिटेबल सेगमेंट होने के कारण इन दो बैंकों ने अपने रिटेल बैंकिंग बिजनेस को एग्जिट किया. चलिए फ्रेंड्स, आज की क्लास को वाइंड अप करने से पहले आज की क्लास से रिलेटेड अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप उसे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में टाइप करें. अगर आपकी कोई जर्नल रिक्वायरमेंट है
तो उसके लिए आप हमें इस ईमेल आईडी के ऊपर अपनी रिक्वायरमेंट पोस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा हमारी ऐप अगर आपने इंस्टॉल की है तो हमारी ऐप के मैसेज बॉक्स में भी अपने मैसेज को पोस्ट कर सकते हैं। ये सेशन अगर आपको यूज़फुल लगा तो इसको लाइक ज़रूर करें और शेयर करें, और अगर यूज़फुल नहीं लगा तो डिसलाइक भी कर सकते हैं। हमारे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया और आप कुछ क्लासेस मिस कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको नोटिफिकेशंस लगातार मिलती रहें, और वो भी बेल आइकन के साथ। तो चलिए अब इस सेशन को वाइंड अप करते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।